सल्तनत थी, अंदर से कमजोर मगर अब भी ताकतवर। उनका हुक्मरान किंग रॉडरिक था, जिसकी सल्तनत अंदरूनी खलिश और दुश्मनी में चल रही थी। तारिक ज़ियाद ने जिब्राल्टर पर कैंप लगाया और इंतजार शुरू हुआ उस फजर कलाम का परचम यूरोप की जमीन पर लहराने वाला था। 711 सदी ईस्वी का साल। यूरोप और अफ्रीका के दरमियान सुमंदरी हवाएं तेज चल रही थीं। जिब्राल्टर के पहाड़ों के साए तले एक नए दौर का आगाज लिखा जा रहा था। जबलुल तारिक पर कदम रखने के बाद तारिक बिन ज़ियाद अपनी फौज के साथ एक नई सरजमीन पर उतर चुके थे। उनके साथ थे तकरीबन 7,000 फौजियों का लश्कर, जिसमें ज्यादातर बर्बर सिपाही थे, वो लोग जो अभी कुछ अरसा पहले दीन इस्लाम में शामिल हुए थे। इस बात का जिक्र इस्लामी तारीखी मकतूबात जैसे कि इब्ने अब्दुल हकम और फतह मिस्र वल मगरिब में पाया जाता है। ये वो फौज थी जो कि गवर्नर ऑफ अफ्रीकिया यानी नॉर्थ अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसैर ने स्पेन को फतह करने के लिए भेजी थी। इस काम का फरीजा मूसा बिन नुसैर ने तारिक बिन ज़ियाद को सौंपा। तारिक बिन ज़ियाद जो असल में बर्बर नस्ल से थे, लेकिन इस्लाम के एक वफादार सिपाही और कमांडर के तौर पर मशहूर हुए। उनका ताल्लुक नुमीदिया यानी आज का अल्जेरिया से था। उन्हें मूसा बिन नुसैर ने गुलाम की हैसियत से रखा था, लेकिन उनकी शुजाअत, इल्म और ईमानदारी ने उन्हें फौज का सिपा सालार बना दिया। इस वाक़े का जिक्र तारीखी मकतूबात जैसे कि अल मक्कारी और नफ अल तिब में किया गया है। जबलुल तारिक पर उतरने के बाद उन्होंने फौरन अपने कमांडर्स को बुलाया। उनके पास यूरोपियन जियोग्राफी का इतना इल्म नहीं था, लेकिन उन्होंने लोकल गाइड्स और बर्बर स्काउट्स से मालूमात हासिल की। वहां से उन्हें पता चला कि किंग रॉडरिक स्पेन का क्रिश्चियन बादशाह अपनी फौज के साथ साउथ से आ रहा है। तारिक बिन ज़ियाद ने फौरन अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। मरकजी लश्कर की क़यादत तारिक बिन ज़ियाद ने खुद की। बाएं पहलू के लश्कर की क़यादत कमांडर तारिफ बिन मालिक की क़यादत में थी। दाएं पहलू के लश्कर की क़यादत मुगीथ अल रूमी की क़यादत में थी और अकब के लश्कर की क़यादत यरमुक बिन मालिक की क़यादत में दी गई। इस बात का तज़किरा द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर में मिलता है। मूसा बिन नुसैर ने तारिक बिन ज़ियाद को लिखा, अंदलूस की जमीन पर अल्लाह के नाम का परचम बुलंद करो, लेकिन होशियार रहना, रॉडरिक एक ताकतवर और चालाक हुक्मरान है। तारिक बिन ज़ियाद ने जवाब में लिखा, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अगर हम सच में हक पर हैं तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। फौज के जज्बात बुलंद थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था न्यूमेरिकल डिफरेंस। किंग रॉडरिक की फौज तकरीबन 1 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, जबकि तारिक बिन ज़ियाद के पास बाद में मूसा बिन नुसैर की तरफ से भेजी गई इमदादी लश्कर को मिलाकर 12,000 के करीब लश्कर था। यही वो लम्हा है जब मशहूर वाक़े का जिक्र होता है, जलाए हुए जहाजों का वाक़या। कहा जाता है कि तारिक बिन ज़ियाद ने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि जहाजों को जला दिया जाए, और उसने अपनी फौज को मुखातिब करके कहा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, सामने शहादत है और पीछे समंदर, इसके सिवा कोई तीसरा रास्ता मौजूद नहीं। लेकिन जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में तज़किरा किया कि इस वाक़े की सदाकत पर काफी सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि तारीख की मुस्तनद किताबों में इस वाक़े का तज़किरा नहीं मिलता। कुछ मौरिख इस वाक़े को सिंबॉलिक कहते हैं कि असली मकसद था सिपाहियों के जज्बे को बढ़ाना। रात के अंधेरे में तारिक बिन ज़ियाद ने जिब्राल्टर से थोड़ा शुमाल की जानिब जाकर कैंप लगाया, वादी ब्याका के करीब, जिसे बाद में ग्वाडलेट रिवर कहा गया। अंदलूस उस वक्त विसिगोथ हुकूमत के ज़ेरे निगरानी था। किंग रॉडरिक ने एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट के तहत ताकत अपने हाथ में ली थी। वो एक मुतनाज़े बादशाह था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी पहली फौज तारीफ बिन मालिक के जरिए तारिफा शहर के करीब भेजी थी, जहां से उन्हें छोटी मगरबी जीत मिली और निहायत अहम मालूमात हासिल हुई। अब सब कुछ एक फैसला कुन मुकाबले के लिए तैयार था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज का कैंप रियो बारबेट और रियो ग्वाडलेट के दरमियान लगाया, जबकि रॉडरिक की फौज ने अपना मरकजी कैंप
मेडिना सिडोनिया के करीब लगाया। यहाँ से एक नया दौर शुरू होता है, वो जंग जो सिर्फ स्पेन नहीं बल्कि पूरे यूरोप की तारीख बदल देगी। 711 सदी ईसवी का जुलाई का महीना था। स्पेन के जनूब में वादी अल्लाह का यानी आज का ग्वाडलेट रिवर के किनारे दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। एक तरफ थी किंग रॉड्रिक की विसिगोथ फौज जो तकरीबन 1 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, जिनमें घुड़सवार और भारी ज़रबे असला से लेस इन्फेंट्री शामिल थी। दूसरी तरफ तारिक बिन ज़ियाद का 12,000 का लश्कर, जिसमें ज्यादातर बर्बर सवार थे जो जोश और यकीन से लबरेज थे। इस बात का तज़किरा तारीखी मकतूबात जैसे कि अल मकारी, नफ अल तिब और हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ स्पेन में पाया जाता है। दोनों फौजों के दरमियान 2 दिन तक छोटी छोटी झड़पें होती रहीं। रातों को दोनों कैंप्स में मशलें जल रही होती थीं। तारीखी रिवायात के मुताबिक किंग रॉड्रिक अपनी ताकत पर मगरूर था। उसने जंग से पहले एक भारी और शानदार ताज पहना था और अपने तख्त के बराबर एक कुर्सी बनवा कर मैदान जंग में रख दी थी। ये गरूर और गलतियां बाद में उसके लिए नुकसान का सबब बनी। तारिक बिन ज़ियाद ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने रात के अंधेरे में अपनी छोटी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मुगीथ अल रूमी की क़ियादत में एक दस्ता और तारिक बिन ज़ियाद की अपनी क़ियादत में मरकजी लश्कर हमले के लिए तैयार हुआ। इस वाक़े का तज़किरा इब्ने खल्दून जैसे तारीखी मकतूबात में पाया जाता है। मोरिख लिखते हैं कि जंग के वक़्त किंग रॉड्रिक के कुछ सरदारों ने उसके खिलाफ ही बगावत कर दी, क्योंकि वो पहले के बादशाह किंग विटिस के वफादार थे। किंग रॉड्रिक किंग विटिस की वफात के बाद मुतनाज़े तौर पर तख्त नशीन हुआ, इसीलिए ये अंदरूनी खलिश भी विसिगोथ फौज के टूटने का सबब बनी। इस बात का तज़किरा हिस्ट्री की बुक्स जैसे कि अल मकारी और रेनहार्ड डोजी में पाया जाता है। आखिरकार जंग का फैसला कुन दिन आया। 19 जुलाई 711 सदी ईसवी। सुबह का वक्त था। दरिया के दोनों किनारे खून से लाल हो गए। रॉड्रिक ने अपनी फौज को लाइन में खड़ा किया, लेकिन उनके सरदारों में इत्तेहाद नहीं था। तारिक बिन ज़ियाद ने पहले अपने बाएं लश्कर को आगे भेजा, जहां से मुगीथ अल रूमी ने विसिगोथ कैवेलरी पर अचानक हमला किया। फौज घबरा गई। उसके बाद तारिक बिन ज़ियाद ने अपने मरकजी लश्कर के साथ एक जोरदार हमला किया, जहां बर्बर सवार अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए किंग रॉड्रिक के मरकज पर टूट पड़े। कुछ ही घंटों में किंग रॉड्रिक की फौज बिखरने लगी। उसके अपने सरदारों ने उसे अकेला छोड़ दिया। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज को हुक्म दिया, रॉड्रिक को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। शाम तक जंग का रुख बिल्कुल बदल गया। किंग रॉड्रिक का ताज और घोड़ा जंग के मैदान में मिल गए, लेकिन उसका जिस्म कभी नहीं मिला। इस बात की तस्दीक इब्ने अब्दुल हकम और मॉडर्न हिस्टोरियन जैसे रॉजर कॉलिंस के मुताबिक रॉड्रिक दरिया में डूबकर हलाक हुआ। जंगे गॉडलेट के बाद विसिगोथ हुकूमत का खात्मा हो गया। तारिक बिन ज़ियाद ने यह जीत हासिल करने के बाद फौरन अंदलूस के शहरों की तरफ रुख किया। पहला निशाना था कोर्डोबा, फिर टोलेडो, जो विसिगोथ सल्तनत का दारुल हुकूमत था। तारिक बिन ज़ियाद ने मूसा बिन नुसैर को खबर भेजी, अल्हम्दुलिल्लाह, अंदलूस के दरवाजे खुल गए हैं। मूसा बिन नुसैर बाद में खुद भी इमदादी लश्कर के साथ स्पेन में दाखिल हुए और सेविल, मेरिडा और सरागोसा तक फतह कर लिया। इस बात की तस्दीक तारीखी मकतूबात जैसे कि अल बलादुरी और फतह बुल्दान से की जा सकती है। इस तरह सिर्फ कुछ ही महीनों में पूरा आइबेरियन पेनिनसुला इस्लाम के ज़ेरे निगरानी आ गया और इसे कहा गया अल अंदलूस। जंगे गॉडलेट सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये यूरोप के नक्शे पर एक नया बाब थी। मोरिख लिखते हैं कि अगर किंग रॉड्रिक जीत जाता तो शायद इस्लाम कभी यूरोप में कदम ना रखता, लेकिन इस जंग ने ना सिर्फ स्पेन बल्कि आने वाले 800 साल तक यूरोप की सियासत, फन और इल्म पर गहरा असर डाला। प्रोफेसर फिलिप हिटी अपनी किताब हिटी हिस्ट्री ऑफ द अरब्स में लिखते हैं, द बैटल ऑफ गॉडलेट चेंज्ड द कोर्स ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन।
मगर हमारा मकसद यहाँ फकत एक पैगाम देना है, तारीख को समझाना है, ना कि फैसला सुनाना। तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नुसैर और उनके लश्कर का सफर एक मिसाल है कि किस तरह ईमान, सियासत और स्ट्रेटजी मिलकर तारीख लिख देते हैं। जबलुल तारिक से वादी अल्लाका तक का सफर सिर्फ जंग का नहीं बल्कि जज्बे ईमान और तकदीर का था। यहाँ से एक नई सल्तनत का आगाज हुआ, अल अंदलूस। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अल अंदलूस का अरूज, कोर्डोबा से टोलेडो तक, जहां हम देखेंगे कैसे अंदलूस इल्म, फन और तहजीब का मरकज बना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए।